Hello students, again welcome to the official YouTube channel of SSCM College मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। ये बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध का टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सर्वप्रथम पूंजी की लागत से क्या आशय होता है। एक वित्तीय प्रबंधक जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसका मुख्य कार्य संस्था के लिए, बिजनेस के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करना होता है। अब व्यवसाय में पूंजी के क्या क्या स्रोत होते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, क्षमता अंश, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गए आपके डिबेंचर या ऋण पत्र जिन्हें हम कहते हैं, और रिटेन्ड अर्निंग्स प्रतिधारित अर्जने। ये मुख्य रूप से चार हमारे पूंजी के स्रोत होते हैं। आप सभी वाणिज्य के विद्यार्थी हैं तो ये पहले आपने पढ़ा हुआ है कि समता अंश क्या होते हैं, कंपनी लॉ में भी आपने अध्ययन किया है। प्रेफरेंस शेयर यानी जो हमारे अधिमान अंश होते हैं, डिबेंचर्स और प्रतिधारित अर्जने, ये किसी भी व्यावसायिक संस्था के पूंजी के चार मुख्य स्रोत होते हैं। अब इस पूंजी को जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसका मुख्य कार्य होता है कि संस्था के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करना। वो पूंजी की व्यवस्था करके इस पूंजी को क्या करेगा, संस्था की जो विभिन्न परियोजनाएं हैं उनमें इन्वेस्ट करेगा और उससे क्या होगी, उन्हें आय प्राप्त होगी। तो पूंजी की लागत से आशय यहाँ, लागत से मतलब है कि रेट ऑफ रिटर्न, कि आप उस पूंजी को जिस परियोजना में विनियोग कर रहे हैं उस परियोजना से आपको कितनी आय प्राप्त हो रही है। तो पूंजी के प्रत्येक स्रोत को भी एक न्यूनतम प्रत्यय देना आवश्यक होता है। अतः प्रत्येक परियोजना से इतनी आय अवश्य होनी चाहिए कि इन स्रोतों को भी एक न्यूनतम प्रत्यय दिया जा सके। इस प्रत्यय का निर्धारण करने के लिए जिस अवधारणा का उपयोग किया जाता है इसे ही हम पूंजी की लागत कहते हैं। यह मैं सामान्य शब्दों में आपको बताऊं तो जो संस्था द्वारा जिस पूंजी का उपयोग किया जाता है, चाहे क्षमतांश पूंजी हो, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर, तो कंपनी जब उस पूंजी को विभिन्न परियोजनाओं में विनियोग करती है तो उन विनियोगों से एक न्यूनतम प्रत्यय प्राप्त होना चाहिए ताकि कंपनी की जो अंश हैं उनके मूल्य को यथावत बनाए रखा जा सके और निवेशकों को भी लाभ हो। तो यहाँ पूंजी की लागत से आशय न्यूनतम प्रत्यय दर से होता है कि रेट ऑफ रिटर्न, एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट पे अवश्य रूप से अर्जित करनी चाहिए ताकि कंपनी के जो अंश हैं, जो कंपनी के शेयर्स हैं, उनके मूल्य को यथावत बनाए रखा जा सके और जो कंपनी में अंशधारी निवेश कर रहे हैं उन्हें भी लाभ प्राप्त हो। तो पूंजी लागत की अवधारणा में आपको यही बताया गया है। अगर हम तकनीकी भाषा में देखें तो पूंजी का आशय उस न्यूनतम प्रत्यय दर से है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न हम बोलते हैं। अगर हम शॉर्ट में बोले कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्या आशय है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। कंपनी को अपने विनियोगों पर एक न्यूनतम प्रत्यय अर्जित करना चाहिए, न्यूनतम प्रत्यय दर अर्जित करनी चाहिए ताकि जो कंपनी है अपने विनियोजकों को संतुष्ट कर सके और अंशों के बाजार मूल्य को यथावत बनाए रखा जा सके। अब आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। यदि फर्म 11% ब्याज दर पर 5 लाख रुपए का ऋण लेती है, कंपनी बिजनेस के लिए 5 लाख रुपए का ऋण लेती है, लोन लेती है, उस पर ब्याज की दर है 11%, यानी आपको 11% ब्याज चुकाना है। हम कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप लोन लेते हैं तो उस लोन पे, तो अब आप उस पैसे को जहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे तो हम ये चाहते हैं कि हमें कम से कम 11% तो प्राप्त हो ही, ताकि हम ब्याज का भुगतान कर सकें। तो यदि फर्म 11% ब्याज दर पर 5 लाख रुपए का ऋण लेती है तो यहाँ पूंजी की लागत 11% है। अतः यहाँ फर्म के लिए आवश्यक है कि 5 लाख रुपए की राशि का विनियोजन इस प्रकार करे ताकि उस पर कम से कम 55,000 अर्थात 11% प्रत्यय अवश्य प्राप्त हो सके। तो शॉर्ट में आपको समझ में आ गया पूंजी की लागत से क्या आशय। तो पूंजी की लागत वह न्यूनतम प्रत्यय दर है जो कंपनी को अपने विनियोगों पर अर्जित करनी चाहिए ताकि निवेशकों को संतुष्ट किया जा सके और कंपनी अपने अंशों के मूल्य को यथावत बनाए रख सके। सोलेमन इजरा ने इसे अपेक्षित अर्जनों की न्यूनतम दर अथवा पूंजी व्ययों की विच्छेद दर भी कहा है।
फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पूंजी लागत की उपयुक्त व्याख्या के अनुसार इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती है। फर्स्ट, ये कोई वास्तव में लागत नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि पूंजी लागत वास्तव में कोई लागत नहीं है, बल्कि एक प्रत्याय दर है। प्रत्याय दर को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न, जो उपलब्ध योजनाओं पर प्राप्त होनी चाहिए। सेकंड है न्यूनतम प्रत्याय दर। पूंजी लागत एक न्यूनतम प्रत्याय दर है जो एक संस्था को अपने विनियोगों पर अंशों का बाजार मूल्य यथावत रखने के लिए अवश्य अर्जित करनी चाहिए। ये कंपनी को कम से कम इतना रिटर्न तो अर्न करना ही चाहिए कि कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य यथावत बना रहे और कंपनी में जो निवेशक हैं वह संतुष्ट रहे। थर्ड है जोखिम का पुरस्कार। पूंजी लागत व्यावसायिक एवं वित्तीय जोखिम का पुरस्कार है। व्यावसायिक जोखिम क्या होता है? बिक्री में परिवर्तन के कारण परिचालन लाभों में परिवर्तनशीलता का माप है। जबकि जो वित्तीय जोखिम होती है पूंजी संरचना अर्थात ऋण क्षमता मिश्रण पर निर्भर करती है कि कंपनी अपने व्यवसाय में ऋण पूंजी का अधिक उपयोग करती है या समता पूंजी का अधिक उपयोग करती है। तो ये थी पूंजी लागत की विशेषताएं। नेक्स्ट है पूंजी लागत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फर्स्ट होते गिवन है आपको ऐतिहासिक लागत तथा भावी लागत, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड फ्यूचर कॉस्ट। जैसा कि हम नाम से समझे, ऐतिहासिक लागत किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से जब जो सर्वप्रथम खर्चा होता है, जैसे आपने, वह लागतें ऐतिहासिक लागत यानी जो लागतें पूर्व में हो चुकी है, पूर्व में जो लागत लग चुकी है वो लागतें ऐतिहासिक। यानी जब भी हम कोई परियोजना स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं, तो जैसे आपने भूमि खरीदी, भवन का निर्माण किया, तो ये सारी लागतें जब आज 10 साल बाद अब किसी नई परियोजना, तो ये सब लागतें क्या कहलाती है? ऐतिहासिक लागतें। और भावी लागतें यानी भविष्य में यदि हम कोई नई परियोजना शुरू करते हैं या भविष्य में जो होने वाली लागतें हैं वह क्या लागतें कहलाएगी? भावी लागतें। वित्तीय स्रोतों की जिसे संस्था परियोजना के अर्थ प्रबंधन हेतु पिछले वर्षों में चुकाती रही है वो कहलाती है ऐतिहासिक लागत। इसकी गणना भूतकालीन आंकड़ों के आधार पर की जाती है। भावी लागत भविष्य के लिए अनुमानित लागत होती है। वित्तीय निर्णयों में हमें भावी लागतों का ही महत्व है। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट लागत तथा संयुक्त लागत, यानी स्पेसिफिक कॉस्ट और कंबाइंड कॉस्ट। अब पूंजी संरचना में हम विभिन्न घटक, जैसे मैंने पहले बताया, हम इक्विटी शेयर्स या समतांश, अधिमान अंश, ऋण पत्र आदि का उपयोग करते हैं। तो इन सब की जब कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली जाती है, इन सब की जो संयुक्त लागत निकाली जाती है, जिसे हम वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, तो वो कहलाएगी संयुक्त लागत। और विशिष्ट लागत यानी प्रत्येक पूंजी स्रोत की अलग अलग लागत, जैसे ऋण पूंजी की लागत, समतांश पूंजी की लागत, अधिमान अंश पूंजी की लागत। तो जब सब जितने भी पूंजी के स्रोत हैं उन सब की यदि अलग अलग लागत ज्ञात की जाती है तो वो लागतें कहलाती है आपकी विशिष्ट लागत। नेक्स्ट है औसत लागत एवं सीमांत लागत। औसत लागत वही औसत लागत से आशय संयुक्त लागत या भारित लागत से ही, जिसे साधारण औसत या भारित औसत के रूप में ज्ञात किया जा सकता है। और सीमांत क्या कहलाती है? एक नई पूंजी के अतिरिक्त रुपए की जो लागत होती है वह क्या कहलाती है? सीमांत। सीमांत से ही आशय है एक नया, एक अतिरिक्त इकाई। तो पूंजी की जब एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया जाता है तो उससे जो लागत आती है वह कहलाती है आपकी सीमांत लागत। नेक्स्ट है स्पष्ट लागत एवं अस्पष्ट लागतें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। यहाँ हम पूंजी के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो एक्सप्लिसिट या स्पष्ट लागतें वह लागतें होती है जो परियोजना के अनुमानित रोकड़ अंतर्वाहों के वर्तमान मूल्य को विनियोग मूल्य के बराबर कर देती है। इन्हें विनियोग अवसरों की आंतरिक प्रत्याय दर भी कहते हैं। इसलिए यदि कोई संस्था जैसे ब्याज मुक्त ऋण लेती है कि आपने कहीं से ऋण लिया है, उस पर आपका कोई ब्याज नहीं लगा, तो इसकी कोई स्पष्ट लागत नहीं होगी, क्योंकि इसी स्थिति में ब्याज के भुगतान के रूप में कोई भी रोकड़ बहिर्वाह नहीं हुआ, यानी आपका कोई भी खर्चा नहीं लगा है। आपने कहीं से ब्याज मुक्त ऋण लिया और यही यदि आपको 12% ब्याज चुकाना होता तो जो 12% की लागत होती वह लागत क्या कहलाती? स्पष्ट लागतें, यानी जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट।
इम्प्लिसिट कॉस्ट या इम्प्लाइड कॉस्ट वो होती है जो लागत दिखाई नहीं देती, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो अस्पष्ट लागतें होती हैं उन्हें पूंजी कोषों की अवसर लागत भी कहा जाता है। पूंजी कोषों की अवसर लागत यानी कि जब हम इस पूंजी को और कहीं विनियोग करते तो उससे हमें जो रेट ऑफ रिटर्न मिलता, और यदि हमें अभी कम रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है तो जो हम त्याग कर रहे हैं वह इसकी क्या कहलाएगी, अस्पष्ट लागत या इम्प्लिसिट लागत। तो ये कुछ लागत के प्रकार थे। पूंजी लागत की मान्यताएं हैं। पूंजी लागत स्पष्ट अथवा अस्पष्ट हो सकती है, जैसा कि अभी बताया है। नवीन विनियोग प्रस्तावों में विनियोजन से वित्तीय एवं व्यावसायिक जोखिमें प्रभावित नहीं होती हैं। संस्था की पूंजी संरचना अपरिवर्तित रहती है। पूंजी के प्रत्येक स्रोत की लागत कर पश्चात आधार पर निर्धारित की जाती है, यानी हमेशा जो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा हमें आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करनी है। यदि क्वेश्चन में आपने कैलकुलेट पहले बिफोर टैक्स किए या डायरेक्ट आपको गिवन है और बिफोर टैक्स है, तो हम हमेशा भारित लागत ज्ञात करते समय उसे आफ्टर टैक्स में ही कैलकुलेट करेंगे। किसी विशिष्ट स्रोत से पूंजी प्राप्त करने के लिए पूर्व में प्राप्त पूंजी लागतें अप्रासंगिक होती है, यानी कि उस स्रोत से पूंजी प्राप्त करने से पूर्व यदि कोई लागत लगी है तो वह उस साधन की लागत में या उस पूंजी स्रोत की लागत में नहीं जुड़ती है। विशिष्ट पूंजी लागतों की गणना। नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट पूंजी लागतों की गणना, कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक। अभी हमने पढ़ा कि एक विशिष्ट पूंजी लागत होती है और एक होती है आपका संयुक्त पूंजी लागत। तो विशिष्ट पूंजी लागत यानी जो विभिन्न स्रोत हैं उनकी प्रत्येक की इंडिविजुअल आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो आपको फर्स्ट दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होता है। ऋण पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। जो भी ऋण पूंजी, चाहे वह ऋण पत्र हैं या लॉन्ग टर्म लोन अगर कंपनी ने लिया है, तो ये सभी कंपनी की ऋण पूंजी कहलाती है। ऋण पूंजी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, एक तो आपका डिबेंचर्स आ गया और एक हमारा आ जाता है लॉन्ग टर्म लोन। दीर्घकालीन ऋण जो कंपनी द्वारा लिए जाते हैं वह कंपनी की क्या कहलाती है, ऋण पूंजी कहलाती है। यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 5 लाख रुपए मूल्य के 12% 100 अंकित मूल्य के ऋण पत्र, यानी फेस वैल्यू 100 रुपये का एक ऋण पत्र है और 5 लाख रुपए तक के 5 लाख रुपए के कंपनी ने ऋण पत्र जारी किए हैं और इन पर ब्याज की दर आपको क्या गिवन है, 12%। तो अब एक कंपनी को कंपनी जब इस ऋण पत्रों से प्राप्त आय को, इन ऋण पत्रों से प्राप्त पूंजी को विनियोग करेगी तो कंपनी को ये देखना है कि कंपनी को मिनिमम 12% तो अर्न करना ही है। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से आपका बिल्कुल प्रैक्टिकल पार्ट शुरू हो रहा है। आप ध्यान से पढ़िएगा और यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम है आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। मैं आपको यहाँ हर टॉपिक से, मतलब जैसे आपका ऋण पूंजी की लागत है तो उसके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं हम वीडियो में यहाँ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। फिर मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगी जो होमवर्क क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको सॉल्व करके देखिए। यदि आपको उसमें कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। तो जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तो हमें 2 चीज़ों की मेन रिक्वायरमेंट होती है। एक होती है प्राप्त शुद्ध राशि नेट प्रोसीड्स और दूसरा वर्ड होता है, एक होता है मैच्योरिटी वैल्यू, यानी कि जब परिपक्वता आ जाएगी तो परिपक्वता अवधि पर उनका क्या देय मूल्य होता है। तो जो मेन इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन है वो ये है नेट प्रोसीड्स, प्राप्त शुद्ध राशि। नेट प्रोसीड से आशय ऋण पत्रों पर अथवा अन्य दीर्घकालीन ऋणों के निर्गमन मूल्य में निर्गमन लागतें घटाने के बाद शेष राशि से है, यानी जो आपका इशू प्राइस है उसमें से जब हम फ्लोटेशन कॉस्ट हिंदी में बोलते हैं निर्गमन लागतें, यानी अब जब हम अंश जारी करते हैं तो अंश जारी करने का जो खर्चा आता है तो वो लागतें क्या कहलाती है, निर्गमन लागतें। तो निर्गमन लागतें घटाने के बाद शेष राशि से है। या आपने कंपनी लॉ में या आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके, कंपनी अकाउंटिंग करके जो चैप्टर से आपने 11th-12th में भी अध्ययन किया होगा और अभी आपके सेकेंड ईयर में भी एक पेपर है
जिसमें आप अंशों ऋण पत्रों का निर्गमन कैसे होता है उसमें डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो इसमें मैं आपको शॉर्ट में जानकारी दूंगी कि जब भी कंपनी अंश जारी करती है या ऋण पत्र जारी करती है तो 3 तरह से कंपनी अंश या ऋण पत्र जारी कर सकती है। फर्स्ट है कंपनी सममूल्य पर, यानी कि जो फेस वैल्यू है उसी पर, माना कि जैसे कंपनी ने अपने अंश का मूल्य 10 रुपये रखा है या कंपनी ने अपने अंश का मूल्य 100 रुपये रखा है, तो ये 10 रुपये या 100 रुपये क्या कहलाता है, अंकित मूल्य या फेस वैल्यू या सम मूल्य। सेकंड होता है कि कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर जारी कर सकती है। यदि कंपनी की मार्केट में बहुत अच्छी गुडविल है, बहुत अच्छी साख है, तो कंपनी क्या कर सकती है, अपने अंशों को प्रीमियम पर भी जारी कर सकती है। प्रीमियम से आशय यानी जैसे कंपनी का जो अंश है उसका सममूल्य है 10 प्लस कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर जारी कर रही है, तो यानी 2 रुपये प्रीमियम के जोड़ दिए, यानी अब कंपनी के अंश का मूल्य कितना हो गया, 12 रुपये, तो ये कहलाता है प्रीमियम। और लास्ट होता है बट्टे पर, ऑन डिस्काउंट, फेस वैल्यू पर या अंकित मूल्य पर या हम सममूल्य पर। सेकंड था हमारा प्रीमियम पर, और थर्ड है हमारा बट्टे पर या डिस्काउंट पर। अब डिस्काउंट पे जब कैलकुलेट, मतलब यदि कंपनी के अंश का अंकित मूल्य 10 रुपये है या फेस वैल्यू 10 रुपये और कंपनी यदि उसे 8 रुपये में जारी करती है, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी कि कंपनी अपने अंशों का निर्गमन किस पर कर रही है, बट्टे पर कर रही है। तो सर्वप्रथम अभी हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि जब कंपनी अपने अंश या ऋण पत्र जारी करेगी तो उनसे प्राप्त शुद्ध राशि क्या होगी। तो यदि सममूल्य पर निर्गमित करती है तो सममूल्य माइनस निर्गमन लागत। सममूल्य मैंने बोला ना, जैसे कंपनी के अंशों का सममूल्य है 100 रुपये और निर्गमन लागत आई 8 रुपये, तो कंपनी ने कितने पे अंश जारी किया, एक अंश 92 रुपये पे। तो सममूल्य में से आपको क्या माइनस करना है, निर्गमन लागत, फ्लोटिंग कॉस्ट, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। सममूल्य भी गिवन होगा, निर्गमन लागत भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो जब हम सममूल्य में से निर्गमन लागत को घटा देंगे, प्रीमियम है तो सममूल्य में सबसे पहले किसको जोड़ेंगे, प्रीमियम। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि जैसे कि कंपनी के शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये है और उस पर कंपनी ने क्या लिया, 2 रुपये प्रीमियम के लिए हैं, तो 10 + 2 माइनस निर्गमन लागत कितनी है, माना कि 1 रुपये, तो कंपनी ने अंश कितने पे जारी किया, 11 रुपये पे। तो प्रीमियम हमेशा सममूल्य में जुड़ता है। निर्गमन लागत तो आप देखिए तीनों ही ऑप्शन में निर्गमन लागत माइनस होगी, और बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि प्रीमियम है यानी कंपनी अपने अंशों को अधिक मूल्य पर जारी कर रही है, तो प्रीमियम ऐड होगा, और यदि बट्टे पर है तो बट्टा क्या होगा, डिस्काउंट माइनस होगा। यानी 10 रुपये का शेयर है और कंपनी यदि उस पर 2 रुपये का बट्टा दे रही है तो 10 - 2, और माइनस माना कि 2 रुपये आपकी कॉस्ट है निर्गमन लागत, तो निर्गमन लागत और बट्टा दोनों माइनस हो जाएंगे और कंपनी के अंश का मूल्य कितना आ गया, 6 रुपये। आपको समझ में आया होगा। और भी यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर या यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब क्या सूत्र होता है कंपनी की, अभी हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, KD शॉर्ट में लिखा है, ऋण पत्र पूंजी की जो लागत होती है या ऋण पूंजी की जो लागत होती है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं KD। इसका क्या फॉर्मूला होता है, R। बहुत सी बुक्स में आपको यहाँ R की जगह I भी दिया गया है, दोनों एक ही, R या I से मतलब है या रेट ऑफ रिटर्न या इंटरेस्ट, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू यानी परिपक्वता पे, यानी आपने कितने वर्ष के, जैसे 10 वर्ष के, 12 वर्ष के, तो ऋण पे तो परिपक्वता पर क्या मूल्य देय होगा, माइनस नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये सभी सूचनाएं क्वेश्चन में गिवन होगी। तो R + MV - NP डिवाइडेड बाय NN यानी नंबर ऑफ ईयर्स, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। MV प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय 2 × 100, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला याद करना है, जब तक आपको फॉर्मूलाज लर्न नहीं होंगे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चाहे आप रेशियो एनालिसिस लें, चाहे कॉस्ट ऑफ कैपिटल लें, या हम आगे भी और चैप्टर्स
पढ़ेंगे तो सभी में सूत्र बहुत अनिवार्य है। तो जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि केडी कैलकुलेट कैसे होती है, इसका क्या फॉर्मूला है, तो यदि क्वेश्चंस में वैल्यू भी गिवन है तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला लर्न करना है। इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें हैं, केडी मतलब आपको मैंने बता ही दिया कि ऋण पूंजी की लागत। केडी से क्या आशय है, ऋण पूंजी की लागत। एमवी यानी ऋण की परिपक्वता पर देय मूल्य। एनपी यानी नेट प्रोसीड्स। एन यानी परिपक्वता की अवधि या नंबर ऑफ ईयर्स। और आर है वार्षिक देय ब्याज। मैंने बोला ना बहुत सी बुक्स में यदि आई भी लिखा हुआ है तो वो भी सही है। अब जब ऋण पत्र सममूल्य पर शोधनीय यानी परिपक्वता पर देय राशि, तो आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो सममूल्य ही होगा। और यदि ऋण पत्र प्रीमियम पर शोधनीय, देखो जब भी हम शोधन करते हैं तो वो या तो सममूल्य पर होगा या प्रीमियम पर होगा। शोधन कभी भी डिस्काउंट पर नहीं हो सकता। तो यदि शोधन यानी ये आपको बता रखा है कि एमवी कैसे कैलकुलेट करना है, मैच्योरिटी वैल्यू। यदि फेस वैल्यू पे है तो मैच्योरिटी वैल्यू आपकी फेस वैल्यू ही होगी, और यदि शोधन प्रीमियम पे है तो मैच्योरिटी वैल्यू यानी हमारी मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू या सममूल्य प्लस प्रीमियम जुड़ेगा। कभी भी डिस्काउंट पे तो हो ही नहीं सकता। तो दो ही ऑप्शन है, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू या तो फेस वैल्यू होगा या मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो आप ये फॉर्मूला लर्न कीजिए, नेट प्रोसीड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक बार इसको अच्छे से रीड कीजिए। कल हम वीडियो में इसके कैसे सॉल्यूशन होता है, किस तरह से केडी कैलकुलेट की जाती है, आगे अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।